कहानी गिलोटिन से शुरू होती है। नोकदार गिलोटिन अभी भी ताज़ा खून की महक से भरी थी और एक आदमी अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहा था, सिर्फ 10 फुट दूर। उसके गले के ठीक ऊपर ठंडी, खौफनाक स्टील की धार खड़ी थी। इसकी मौजूदगी उसकी काले बालों पर अंधेरी परछाई डाल रही थी। लियोन वहां खड़ा था, मृत जैसे आंखें लिए उस आदमी को देख रहा था। उसके हाथ में अब भी एक छोटे से तलवार थी। दूसरी तरफ गिलोटिन के नीचे लेटा आदमी भी उसी खोखली नज़र से देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। कस्बे के लोग गिलोटिन के तख्त के चारों ओर चुपचाप ये सीन देख रहे थे। तभी एक औरत बोली, उसके चेहरे पर गम था। ये कैसे हो गया? हमारे आधिपत्य ने ऐसा क्या किया कि उन्हें ऐसा अपमान सहना पड़ा? उसके साथ खड़ा आदमी तुरंत आगे बढ़ा, उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, अपनी जुबान संभालो, नहीं तो तुम भी अगली हो वहां। ये कहकर वो आदमी फिर से गिलोटिन की तरफ देखने लगा। वहां उच्च तख्त पर एक सज्जन अच्छे कपड़ों में गिलोटिन को संतुष्टि वाली खुशी से देख रहा था। बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी, मेरी बात याद रखना, क्या तुमने इतना नहीं देखा कि समझ सको वो कितने निर्दयी और बेरहम हैं? महिला बोली, मुझे पता है। लेकिन महिला ने थोड़ी देर के लिए रुककर अपने शब्दों को ढूंढने की कोशिश की। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, आदमी ने सिर हिलाया, चुप करते हुए कहा, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, चुप रहना और उनसे दूर रहना। युद्ध ने महाद्वीप को अपने लपेटे में ले लिया है। हमारे जैसे आम लोगों के लिए चुप रहना, जैसे मरे हुए चूहों की तरह ही बचने का एक तरीका है। नरेटर बताता है, यह युद्ध और अराजकता का एक दौर है। युद्ध ने पूर्वी महाद्वीप को जकड़ लिया है। मौत की लपटें लगातार भड़कती रहेंगी, इन्हें बुझाने का कोई इरादा नहीं है। इस आग के बीच मार्बस के नोबल हाउस अब इस नरकीय युद्ध का नवीनतम शिकार बन गए हैं और इस तरह किस्मत अपना निर्दयी बोझ थोपती है। स्ट्रॉन्ग वही करते हैं जो उन्हें पसंद है, जबकि कमजोर के पास कुछ नहीं बचा सिवाय चोरी और जीने की डेस्परेशन के। ताकतवर लोगों के विपरीत कमजोर लोग हर गुजरते दिन के साथ अपनी जान जोखिम में डालते हैं। मजबूत लोग तो एक तरह या दूसरी तरह से अपनी स्थिति बनाए रख लेते हैं, लेकिन कमजोर हमेशा मौत के साथ डांस करने को मजबूर होते हैं। नर्क के द्वारों पर, जहां बेबस लोग सिर्फ मौत की मधुर मुक्ति का इंतजार कर सकते हैं। यही वो डरावनी हकीकत है जिसमें महाद्वीप डूब चुका है। वहीं सिल्वेस्टर हाउस, मार्बस हाउस का एक प्रतिद्वंद्वी कबीला का मुखिया काउंट एलन सिल्वेस्टर गिलोटिन के नीचे बंधे आदमी को देख रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, जैसे वो मजे ले रहा हो। शो शुरू हो जाए, उसने कहा। उसकी चारों ओर भीड़ के फुसफुसाहटें तेज होने लगीं, लेकिन इस सारे शोर में लियोन एकदम शांत खड़ा रहा, जैसे कोई प्रतिमा। यह देखकर एलेन थोड़ा सा भ्रूभंग कर उसने उसे याद दिलाया, ये क्या है? क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? ये सुनते ही लियोन का शरीर आखिरकार हिला। उसने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए, अपनी तलवार को दोनों हाथ में मजबूती से थामते हुए गिलोटिन की रस्सी के पास आगे बढ़ा। उस पल उसने संकोच किया, उसका शरीर एक पल के लिए जम गया, एक्शन नहीं ले पाया। ऊपर एलन उत्सुकता से भर गया था। वो खुद को और रोक नहीं सका और तुरंत लियोन को हड़बड़ी में बोला, तुम्हें किसका इंतजार है? काट दो लड़के। लियोन ने रस्सी की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसका शरीर एक बेकार गुड़िया की तरह हलचल कर रहा था, जैसे उसमें कोई इच्छा या चेतना ना हो। उसके हाथ धीरे धीरे उठे और भीड़ की हैरान निगाहों के बीच उसके हाथों में रखी तलवार रस्सी को काटने के लिए नीचे गिरी। इसी के साथ गिलोटिन भी खुल गया और उसकी धार एकदम सीधा नीचे गिरी, अनजाने आदमी को पल भर में खत्म कर दिया। इस सब की क्रूर वास्तविकता साफ थी। मौत की आवाज एक मांस पर चाकू मारने की घिनौनी खरोंच से अलग नहीं थी। रक्त की बूंदें उस बीमार चेहरे पर एक डरावनी तस्वीर बना रही थीं। एक नौजवान लड़के की कहानी जो खून और लोहे की धातु जैसी गंध से भारी हवा में अपने वजूद को महसूस कर रहा था। कोई भी उस क्रूर हकीकत से नहीं बच सकता था जो उनके सामने थी, जैसे कि किस्मत ने सबसे निर्दयतापूर्ण विडंबना की योजना बनाई हो। यही अनहद सहारा था जो उस लड़के को उठाने पर मजबूर कर दिया गया था, ताकि रन वॉन मार्बस को मिटा सके। नहीं, इसका मतलब था कि मेरे पिता और मर्त्य लोक के बीच सारे रिश्ते तोड़ दिए जाएं। सही कहा, मैं लियोन वॉन मार्बस हूँ, रन वॉन मार्बस का बेटा और शाही रक्त का फांसी देने वाला, जिसने अपने ही पिता को सजा दी। एक अच्छे घर का मुखिया केवल रस्मों का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वह उस चिराग की तरह होता है जिस पर राजवंश का ठिकाना होता है। लेकिन जैसा कि एक नाटककार ने लिखा है,
बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, और यह बोझ केवल उन्हीं लोगों पर डालना चाहिए जो इसे उठाने के काबिल होते हैं। रन की मौत के बाद घर मारबार का नया मुखिया उभरा, और वह कोई और नहीं बल्कि लियोन वॉन मार्बस था। लियोन चुपचाप सामने हो रही गर्मा गर्म बहस को देख रहा था। एक आदमी जिसकी भूरे बाल पीछे कंघी की हुई थी, उसने मेज पर अपनी मुट्ठी मारी और उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। सिल्वेस्टर इस रफ्तार से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जल्दी ही वो मार्बस क्षेत्र में पूरी तरह से धावा बोल सकते हैं। उसकी बातों पर कमरे में सहमति के फुसफुसाहटें फैल गईं। एक एक करके काउंसिल के सदस्य लियोन की तरफ मुड़े, उनकी आवाज में अर्जेंसी भरी थी। माय लॉर्ड, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारी सुरक्षा का इंतजाम तुरंत करें। लॉर्ड लियोन, हम आपसे विनती करते हैं, अभी फैसला करें। और कमरे के कोने में एक बुजुर्ग आदमी जिसकी घनी दाढ़ी थी ने गंभीरता से सिर हिलाया। बेशक, आपका यह समझाने का समय आ गया है माय लॉर्ड। बढ़ते दबाव के सामने लियोन ने बस शांत और बेपरवाह टोन में जवाब दिया, बस मैं आपसे थोड़ी और धैर्य रखने के लिए कहता हूँ। मुझे सोचने के लिए और समय चाहिए। ये कहकर वो खड़ा हुआ, जिससे उसने काउंसिल चैम्बर से जाने की अपनी मंशा जताई। उसकी अचानक की गई ये हरकत कमरे में चुप्पी छोड़ गई। फिर विरोध शुरू हुआ। लेकिन माय लॉर्ड, क्या आप इस मामले की गंभीरता नहीं समझते? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये पूर्व में महान रहे मार्बस हाउस के लिए भयानक होगा। उनकी विरोध को अनसुना करते हुए लियोन तेजी से कमरे से बाहर चला गया। शांत कोलाइडर में चलते हुए वह गहरे विचार में था। उसने सोचा, मेरे पिता के जाने के साथ मैं मार्बस परिवार का मुखिया बन गया हूँ, बस 14 साल की उम्र में। मार्बर परिवार कभी एक शक्तिशाली वंश था, जो नेक्रोमेंसी में माहिर था और जिनकी शक्ति से हर कोई डरता था। लेकिन वह विरासत लंबे समय से ही क्षीण हो चुकी है। इतिहास के इस ख्याल के साथ लियोन ने गलियारे में लटके 2 पेंटिंग्स की तरफ देखा, एक आदमी की और दूसरी एक औरत की। उसने अपने कदम रोक दिए और धीरे धीरे तस्वीरों के पास गया, उन्हें चुपचाप देखते हुए। फिर उसने ठहरकर सोचना शुरू किया, पापा, मम्मी, आप चाहते क्या हैं कि मैं आपके स्टैड में क्या करूं? एक पल के बाद वह मुड़ गया और अपनी चाल फिर से शुरू की। उसे पता था कि यह निवेदन बेकार है, क्योंकि मरे लोग बोल नहीं सकते और उसके माता पिता अनंतता के उस रास्ते से ज्ञान नहीं दे सकते। फिर भी उसे अब भी लालसा थी कि मार्गदर्शन हो कि मैं इस परिवार की खोई हुई महिमा और समृद्धि को कैसे बहाल कर सकता हूँ। ऐसा सोचते सोचते लियोन खुद को एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा पाता है। दरवाजे के ऊपर एक और चित्र लटका हुआ था, जिसमें एक आदमी था जिसके बाल गहरी काली हैं। एक रोशनी की रेखा चित्र के बीच से गुजर रही थी, जिससे उसकी विशेषताएं अस्पष्ट हो गई थीं। यह था वेलन वॉन मार्बास, मेरे रक्त की श्रृंखला का प्रवर्तक और अपने समय का एकमात्र सही नेक्रोमांस्टर। किंवदंतियां कहती हैं कि हमारा परिवार कैसे पहले घर मारबार के पहले मुखिया के संघर्षों के जरिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर उठ खड़ा हुआ। बैटलफील्ड पर हमारे महान संस्थापक के सुनहरे युग से हमारा वंश एक और सच्चा नेक्रोमांसर बनाने के लिए संघर्ष करता रहा है। जैसे जैसे साल बीते, हमारा परिवार धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और अंत में मुझे अपने पिता के जीवन को अपने हाथों से ख़त्म करना पड़ा। इस एहसास का बोझ लियोन पर गिरा और उसने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर खोला और लॉर्ड के अध्ययन के अंदर गया। यह उस परिवार के मुखिया के लिए रिजर्व्ड कक्ष था। मेज़ के ऊपर 2 किताबें रखी थीं। किताबों में से एक काले रंग की थी, जिसके कवर पर एक आंख का सिंबलो बना हुआ था। लियोन की नज़रें उस पर टिक गईं और उसके मन में एक ख्याल आया, हमारे परिवार की इतिहास की गाथा। हमारे संस्थापक वेलन वॉन मार्बास एक ऐसे शख्स थे जो लगभग मिथकीय लेजेंड में ढके हुए थे। बस एक हाथ की लहर से वो अपने दुश्मनों को मौत के तूफान की तरह तबाह कर सकते थे, अनंत लाशों की सेनाओं को बुलाकर, जो निरंतर विनाश की एक लहर में मार्च करती थीं। जब अंततः पूर्वी ज़मीनें उनके लोहे के पंजे के नीचे गिर गईं, तो इसमें सिर्फ 2 महीने लगे। कहा जाता है कि वेलन वॉन मार्बास ने डेमन किंग मार्बास के साथ एक गठबंधन बनाया था, ताकि महाद्वीप के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, वर्जित टोन, को अनलॉक किया जा सके, जिसने उसे मृतकों का सम्राट बनने की शक्ति दी। यह नेक्रोमांसर कोडेक्स है, हमारे संस्थापक से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक बेशकीमती वस्तु। यह वही वर्जित टोन है जिसने एक बार हाउस मारबार को उसके चरम पर पहुंचाया, जिससे यह पूरे महाद्वीप में
एकमात्र नेक्रोमांसर वंश बन गया। इस विचार के साथ लियोन ने हाथ बढ़ाया और इसे पलटने लगा। लियोन पन्नों को ध्यान से स्कैन कर रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंज उठी। मेरी बात सुनो युवा एयर। अचानक से आई इस आवाज़ ने लियोन को चौंका दिया। उसका शरीर झंझना गया और उसने संदेह में चारों ओर नज़र दौड़ाई। उसने धीमी आवाज़ में बुदबुदाया, किसने बोला? यह संदेश लॉर्ड के अध्ययन में दिया गया था, जबकि यह जगह जादू से सुरक्षित है। लियोन ने सोच में अपनी भौहें चुराईं, लेकिन 2 सेकंड के भीतर उसने जल्दी से अपनी शांति वापस पा ली। आगे देखते हुए उसने सार्वजनिक रूप से कहा, क्या मैं जान सकता हूँ जो मुझसे बात कर रहा है उसकी पहचान? रहस्यमयी आवाज़ ने फिर से गूंज उठी। डर मत मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए या तुम्हारे खून के लिए कोई खतरा नहीं हूँ। ये शब्द लियोन को बेचैन कर गए। उसकी चेहरे पर पसीने की एक बूंद बह गई। और मैं तुम्हें क्यों मानूं? उसने सतर्कता से पूछा। जैसे ही उसने यह कहा, एक अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर प्रकट होने लगी। उसके पीछे एक जटिल जादुई चक्र बना जो प्राचीन शक्ति से धड़क रहा था। फिर पल भर में लियोन ने अपनी आंखें खोली और अपने आप को एक विशाल शेर के सामने पाया, जिसके सिर पर सींग की आकृति बकरियों की तरह मुड़ती थी। किसी आम इंसान के लिए ऐसा दृश्य इतना खतरनाक होता कि वो खुद को गीला कर ले, लेकिन लियोन का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला, न उसमें डर की कोई झलक थी। उसने बस ये पूछा, मैं कहाँ हूँ? बड़े शेर ने थोड़ी हैरानी से एक अपने बड़े पंजे को उठाया और खुद की ओर इशारा करते हुए उलझन में बोला, हाँ, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पूर्वज ने कभी तुम्हें मेरी मौजूदगी के बारे में नहीं बताया। लियोन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आवाज़ में ठंडक आ गई। क्या आप मेरे पिता की बात कर रहे हैं, रन वॉन मारबेर? शेर ने लियोन के सवाल का जवाब देते हुए थोड़ा सिर हिलाया, जैसे कि इसे सही माना हो। ठीक है, उसका नाम रन था। मुझे लगता है कि हमारे बीच का जादुई बंधन टूट चुका है। जैसे ही उसने बोला, उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक आई। उसकी शक्तिशाली जबड़े सकुचले और दांतों को एक साथ पीसते हुए एक विशिष्ट चरचराहट की आवाज़ आई। सच में घृणास्पद। लंबे समय तक मैं डरा रहा कि उसकी स्वभाव बहुत दयालु है कि एक डार्क आवर्स का मुखिया बन सके। मुझे ये देख लेना चाहिए था कि तुम्हारा ऐसा दयनीय अंत होगा। लेकिन इसके बावजूद बताओ मेरे बच्चे, वो कौन है जिसने तुम्हारे पिता पर आखिरी हमला किया? दूसरी तरफ लियोन ने शेर को खाली नज़रों से देखा। सच को छुपाने की कोशिश किए बिना एक उदासीन के भाव से उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया, अगर तुम पूछ रहे हो कि मेरे पिता का कत्ल किसने किया, तो वो मैं हूँ, लियोन वॉन मारबास, उनका अपना बेटा। शेर जैसे थम गया, मानो उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। उसकी विशाल काया से एक जबरदस्त ऊर्जा फूटी जो हवा को हिलाकर रख दी और उसकी आवाज़ गुस्से से गरज उठी। मैं तुमसे एक बार पूछता हूँ, क्या तुम सच में वो हो जिसने उसे मार डाला जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट से बंधा था? वो दहाड़ते हुए बिल्कुल गुस्से में था, जैसे वो उस लड़के को किसी भी पल निगल सकता था। फिर भी इस भयानक दृश्य के बावजूद लियोन पूरी तरह बेपरवाह रहा। उसकी ठंडी अडिग नज़रें उस जानवर की जलती हुई आंखों से मिली और उसने दृढ़ता से दोहराया, हाँ, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने अपने पिता की हत्या की थी। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और कमेंट भी।